हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का पहला टॉपिक नीड फॉर मेजरमेंट लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेके मैं हाजिर हूँ। तो रीज़न क्या है मेजरमेंट का? व्हाई डू वी नीड मेजरमेंट? मेजरमेंट की क्या अहमियत है? मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि नेचर में बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी प्रोसेसेस या फिनोमिना होते हैं। तो उन फिनोमिनाज में बहुत सारी क्वांटिटीज़, जो हम आगे पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम कहते हैं, वो इन्वॉल्व होती है। तो उन क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं कि ये जो फिनोमिना है ये हम जो है प्रिसाइजली और एक्यूरेटली जो है बता सके कि ये फिनोमिना कैसे होते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब एनी फिनोमिना ऑकरिंग इन नेचर प्रिसाइजली एंड एक्यूरेटली, मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज इन्वॉल्व इज एसेंशियल। तो एग्जाम्पल से हम सीखने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक बॉडी हमारे पास है जो कि जो कि फ्री फॉल में है, यानी वो गिर रही है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ और हम इसको देख रहे हैं। वी आर ऑब्जर्विंग द बॉडी दैट्स फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है हम सोच सकते हैं। पहली चीज़ मैंने जो यहाँ पे लिखी है, विद व्हाट वेलोसिटी बॉडी फॉल। हमारे दिमाग में आ सकता है कि ये बॉडी जो है जब ये गिर रही है, व्हेन दिस बॉडी इज फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, विद व्हाट वेलोसिटी दिस बॉडी इज फॉलिंग ऑन द सरफेस। तो ये हमारे दिमाग में आ सकता है। दूसरी चीज़ जो हमारे दिमाग में आ सकती है वो ये आ सकती है कि भाई ये इसकी जो वेलोसिटी है, क्या ये कांस्टेंट है या क्या ये चेंज हो रही है? क्या ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज हो रही है? कुछ भी दिमाग में आ सकता है। और ये भी दिमाग में आ सकता है कि भाई साहब यहाँ पे टाइम कितना लगा बॉडी को ग्राउंड तक पहुँचने में। किसी एक पर्टिकुलर हाइट से, किसी अप्रॉक्सिमेट हाइट से हम कंसिडर करेंगे कि बॉडी गिरी और फाइनली ऑब्वियसली इसको कहाँ पे आना है? ग्राउंड पे आना है। तो हम ये सोच सकते हैं कि भाई इसको कितना टाइम लगा ग्राउंड तक आने में। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन्स यहाँ पे अराइज़ होते हैं, हमारे दिमाग में आ सकते हैं। तो ऐसा ही एक और मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, डज़ दिस डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी? हमारे दिमाग में ये आएगा कि भाई साहब ये क्या ये चीज़ जो है, ये जो बॉडी किसी वेलोसिटी से गिर रही है, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी हो या वेरिएबल वेलोसिटी हो, तो जब ये गिर रही है, क्या अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा, क्या उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा जो है ग्राउंड तक पहुँचने में? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को जो है इनका जवाब देने के लिए कुछ चीज़ें, जो कुछ क्वांटिटीज़ हमारे पास है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, डिस्टेंस, टाइम, मास, इनका मेजरमेंट क्या है? इनका मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम ये जो है यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है? बहुत सारी क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो क्वांटिटीज़ होती है किसी फिज़िकल प्रोसेस, किसी फिज़िकल फिनोमिना के साथ अटैच होती है और उस फिनोमिना को एक्यूरेटली या प्रिसाइज़ली जो है मेंशन करने के लिए, दिखाने के लिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरी एग्ज़ाम्पल अगर हम कहेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब जो ग्लो करता है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जो एलईडीज़ हम यूज़ करते हैं, वो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कंज़्यूम करते हैं। तो ऑब्वियसली जिसमें हमें जो है फिर एट द एंड ऑफ द मंथ हमें बिल पे करनी पड़ती है। तो वो जो हम बिल पे करते हैं ऑब्वियसली उसमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड के हिसाब से हमें बिल पे करनी होती है। तो यहाँ पे मेजरमेंट ज़रूरी हो जाता है कि भाई हमें यहाँ पे कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी और उतने यूनिट्स के हिसाब से हमें यहाँ पे क्या करना होता है, उतने यूनिट्स के हिसाब से हमें यहाँ पे करना होता है। और अगर हम एवरीडे लाइफ की बात करेंगे, कुकिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन तक, कि जो हम घर में कुकिंग करते हैं, जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पे प्रिसाइज मेजरमेंट की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो चीज़ें हो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एवरीडे लाइफ की बात करूँगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे कुकिंग टू कंस्ट्रक्शन लिखा है, अगर हम कुकिंग की बात करेंगे, हमें हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स है, फॉर एग्जांपल शुगर हमारे पास है, फ्लोर हमारे पास है, स्पाइसेस हमारे पास है, इनकी एक प्रॉपर क्वांटिटी जो है हमें चाहिए होती है। तो एक प्रॉपर क्वांटिटी के वैल्यू से अगर यहाँ पे का प्रॉपर क्वांटिटी का वैल्यू अगर यहाँ पे एक्सीड कर गया तो उससे मसला हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हम सभी बखूबी वाकिफ़ हैं। और चौथी एग्जांपल की बात करेंगे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आज चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर है, तो यहाँ पे प्रिसाइज़ मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है डायमेंशंस ऑफ स्मार्टफ़ोन कंपोनेंट्स। जो स्मार्टफ़ोन, स्मार्ट वॉचेज़, स्मार्ट कंप्यूटर्स, जो जितनी भी सारी हमारे पास स्मार्ट डिवाइसेज़ हैं, उनमें जो कंपोनेंट्स लगते हैं,
उन कंपोनेंट्स के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, साइज क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे भी ओबियसली एक्यूरेट मेजरमेंट की, प्रिसाइज मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मेजरमेंट की अगर हम बात करेंगे फाइनली, तो ये जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट क्लैरिटी लाता है। किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए जो है मेजरमेंट बहुत ही जरूरी है। इससे क्लैरिटी आ जाती है, इससे रिलायबिलिटी आ जाती है और कंसिस्टेंसी आ जाती है हमारी अंडरस्टैंडिंग में, जिस अंडरस्टैंडिंग से हम दुनिया को देखते हैं, यूनिवर्स को देखते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल अगर हम सपोर्ट्स की बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा एक और। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम सपोर्ट्स की बात करेंगे, तो सपोर्ट्स में आपको पता होता है कि वहां पे हमने टाइम मेजर करना होता है। टाइम इन रेसेस वहां पे होती है डिफरेंट तरह की, उसमें टाइम हमने मेजर करना होता है। ऐसे ही वहां पे हमने वेट्स जो है उनको मेजर करना होता है, जो किसमें यूज होते हैं, ओबियसली वेट लिफ्टिंग में यूज होते हैं। ये वेट्स वेट लिफ्टिंग में यूज होते हैं। और ऐसे ही हमें डिस्टेंसेस मेजर करनी होती है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग जंप के केस में हम क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। मेजरमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई सा भी फील्ड हो, कोई सा भी डोमेन हो, वहां पे हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही एक और एग्जांपल मुझे याद आ रही है, मेडिसिन की अगर हम बात करेंगे, डोजेज ऑफ मेडिसिन, क्या क्या एक बीमार इंसान को लेना हो, वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर डोजेज से ज़्यादा मेडिसिन अगर एक इंसान ने ले लिया तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे भी मसला होता है। गर्ज ये जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि एक बहुत ही पॉयनियर साइंटिस्ट थे अपने टाइम के, जिनका नाम लॉर्ड केल्विन था, जिन्होंने केल्विन स्केल भी दी है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे आगे। तो उनने क्या बोला था, उनने बोला है कि व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स यू नो समथिंग अबाउट इट। लॉर्ड केल्विन साहब क्या कह रहे हैं कि जब भी आप किसी चीज को मेजर कर सकते हो, जिसके बारे में आप बयान कर रहे हो, जिसके बारे में आप बोल रहे हो, और फिर बाद में उसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस जो है कर सकते हो, यानी जिस चीज के बारे में आप बोल रहे हो उसी को आप क्वांटिफाई कर सकते हो, उसको आप नंबर्स में ड्रा कर सकते हो, उसको आप नंबर्स में लिख सकते हो। इसका मतलब भाई साहब कि आप कुछ जानते हो, आपको कुछ पता है। यहाँ पे यानी मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस को बताया गया है कि अगर आप क्लैरिटी चाहते हो, अगर आप रिलायबिलिटी चाहते हो, अगर आप कंसिस्टेंसी चाहते हो, तो यहाँ पे डिफरेंट क्वांटिटीज को, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को आपको मेजर करना ही पड़ेगा। उनका जो मेजरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं, मेजरमेंट और प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट की बात ही हो रही है, तो अगर हम इस मेजरमेंट की बात करेंगे, ये मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, ये मेजरमेंट हम डिफरेंट क्वांटिटीज का कैसे करते हैं। तो एक्चुअल में जो ये मेजरमेंट है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। इसमें हम एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड को जो है उसको कंपेयर करते हैं अननोन मैग्नीट्यूड के साथ, या हम ऐसा कह सकते हैं, ज़्यादा प्रिसाइज ऐसे रहेगा कि एक अननोन मैग्नीट्यूड को हम एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट है, ये क्या है, ये एक कंपैरिजन प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो चूजन स्टैंडर्ड होता है, ओबियसली वो क्या होना चाहिए, उसका जो नेचर होगा वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए उस क्वांटिटी के हिसाब से जिस क्वांटिटी को हमने मेजर करना है। फॉर एग्जांपल ये क्या बात हो गई कि अगर हमने यूनिट ऑफ लेंथ जो है देखना है, मेजर करना है, अगर हमें लेंथ को मेजर करना है, तो उसका यूनिट भी कैसा होना चाहिए, वो लेंथ का ही यूनिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये नहीं कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई रॉड होगी, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो रॉड ए बी है, इसकी लेंथ जो है, ये रॉड ए बी जो है, इसकी लेंथ जो है ये 3 kgs है। तो यहाँ पे वॉयलेशन हो जाएगी। यहाँ पे लेंथ मेजर करनी है और यूनिट हम मास का लगा रहे हैं, तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। और ऐसे ही सेम अगर हमें कोई मास जो है मेजर करना होगा, किसी मास की मेजरमेंट करनी होगी, तो यहाँ पे हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है, ये ख्याल रखना है कि जिस क्वांटिटी को हमने मेजर करना है, हमें उसके यूनिट्स के हिसाब से उसको मेजर करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। हम ये नहीं कह सकते, फॉर एग्जांपल किसी मास का मेजरमेंट हमने करना है, हम ये नहीं कह सकते हैं 3 मीटर्स, तो वो लेंथ हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो लेंथ हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बात करेंगे यूनिट की।
यूनिट क्या होता है? यूनिट एक चोजन स्टैंडर्ड होता है. It is a chosen standard of measurement of quantity which has essentially the same nature as that of the quantity. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम यूनिट कहते हैं. इसको भी एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करना है, एक अननोन लेंथ हमारे पास दी गई है, एक अननोन लेंथ हमारे पास दी गई है ए बी. इसी को हमने क्या करना है, इसी को हमने मेजर करना है. तो ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या है, ये एक अननोन मैग्नीट्यूड है. अभी हमें पता ही नहीं है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, यानी ये लेंथ कितनी है. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी एक मीटर रूल है, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है. हम इसी फिक्स्ड स्टैंडर्ड से इसका मेजरमेंट करेंगे, इन दो को कंपेयर करेंगे. तो हम इसी फिक्स्ड स्टैंडर्ड से इसका मेजरमेंट लेंगे और उस मेजरमेंट को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम कैसे रिपोर्ट करेंगे. यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल अगर हम जो है यूनिट को चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इस टाइम मीटर, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर्स, अगर हमने यूनिट को मीटर लिया है. और ऐसे है फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिट को, अगर हमने इस टाइम यूनिट को सेंटीमीटर लिया है, हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स ऐसे. या फॉर एग्जांपल ए बी इज इक्वल टू 3 किलोमीटर्स. तो यहां पे हम ऐसे कह सकते हैं. हम ऐसे नहीं कह सकते, फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 3, दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज वैग. इसका कोई माने ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है. या अगर हम खाली ऐसे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू मीटर, तो ये भी जो है ये इनवैलिड है, ऐसा हम नहीं लिख सकते. ऐसे अगर हम ए बी लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू सेंटीमीटर, ये भी वैलिड नहीं है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक अननोन मैग्नीट्यूड को एक चोजन, एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड के साथ क्या किया, फिक्स्ड स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया. तो यहाँ पे हमें इस अननोन मैग्नीट्यूड की जो लेंथ है वो पता चल गई. और ये भी हमने ध्यान में रखना है कि जो हम यूनिट इसके पीछे लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर, ये जो मीटर है यही इसका यूनिट है, यही इसका यूनिट है. और हमने यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जो फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं वो लेंथ है. यूनिट भी किसका होना चाहिए, यूनिट भी लेंथ का होना चाहिए. सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, किलोमीटर होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मास का यूनिट नहीं लगेगा, हम लिखेंगे 3 kgs, दैट्स नॉट वैलिड, दैट्स टोटली इनवैलिड. तो इस चीज़ का हमको क्या करना है, इस चीज़ का हमको बिल्कुल ख्याल रखना है. तो हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी हम मेजरमेंट करके उस मेजरमेंट को रिपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आती है. यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे दो चीज़ें आती है. फॉर एग्जांपल लेंथ की बात हमने की, यहाँ पे एक तो ये 3 आ गया और दूसरा ये m आ गया, मीटर आ गया. तो ये जो 3 है इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, या हम इसको न्यूमेरिकल या न्यूमेरल वैल्यू कहते हैं. और ये जो फिर इस न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद आ गया, इसको हम यूनिट कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यूनिट कहते हैं. यानी यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर में m क्या है, मीटर, ये यूनिट है. यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर में ये सेंटीमीटर क्या है, ये सेंटीमीटर यूनिट है. और ये जो 3 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट्स दिस 3, दिस इज मैग्नीट्यूड और दिस इज न्यूमेरल नंबर. तो किसी भी क्वांटिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी हो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट लिख सकते हैं. यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी हमारे पास, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एन यू. यानी Q का मतलब क्या, Q का मतलब क्या, क्वांटिटी, और N और U का मतलब क्या, N न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड, और U और U की बात करेंगे, U क्या है, U यूनिट है. सो Q इज इक्वल टू एन यू, सो क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है. इसी पे क्वेश्चंस आते हैं. तो एक और चीज हमने देखी, एक और चीज हमने देखी, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे यूनिट्स चेंज हो जाते हैं, अगर यूनिट्स चेंज हो जाते हैं तो क्वांटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ती है. क्या, क्वांटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ती है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हम कहेंगे, जैसा कि हमने कहा, हमने एक लेंथ को मेजर किया, हमने कहा सॉरी दैट दिस लेंथ इज ए बी इज 3 मीटर. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस मीटर के बदले हम सेंटीमीटर्स लगाएंगे. यानी हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट को चेंज किया, मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर्स में.
तो जब हमने मीटर को कन्वर्ट किया सेंटीमीटर्स में, तो ज़रा मुझे बोलो यहाँ पे जो क्वांटिटी अंडर कंसिडरेशन है, यहाँ पे जो क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट है, क्या हमने उसको चेंज किया? क्या वो चेंज हो गई? नहीं, वो चेंज नहीं होगी। तो टोटल क्वांटिटी जो है वो सेम ही रह जाती है। तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 kg शुगर है, मेरे पास 5 kg का शुगर है, 5 kg अमाउंट मेरे पास शुगर है। तो या तो मैं ऐसे कह सकता हूँ या मैं कह सकता हूँ मेरे पास 5000 ग्राम्स का शुगर है। तो ज़रा मुझे बोलो, यहाँ से यूनिट तो चेंज हो गया, सिस्टम ऑफ यूनिट तो चेंज हो गया, केजी को हमने ग्राम में चेंज किया, लेकिन ज़रा मुझे बोलो क्या जो मेरे पास शुगर है, क्या उसके क्वांटिटी में कोई चेंज आ जाएगी? नहीं, टोटल क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आती है, वट एवर बी द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको याद रखना है कि क्वांटिटी जो हमारी है वो सेम रह जाती है, चाहे एक यूनिट दूसरे यूनिट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस कंसेप्ट के हिसाब से हमने देखा, यहां पे हमने क्या किया, जब ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर था, हमने इसी को लिखा ए बी इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इस क्वांटिटी को कैसे लिख सकते हैं? अगर हम इस 3 को n1 माने, इस m को u1 माने, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे ये किसके बराबर होगा? चूंकि क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, तो ये किसके बराबर होगा? ये होगा इस 300 के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं n2, और ये सेंटीमीटर के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं u2। यानी क्वांटिटी हमारी चेंज नहीं होगी अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा चेंज हो भी जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Q इज इक्वल टू n1u1 एंड दैट्स इक्वल टू n2u2। यानी यहाँ पे टोटल क्वांटिटी जो है, इवन इफ वी चेंज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द टोटल क्वांटिटी इज गोइंग टू रिमेन द सेम। और एक चीज हमने देखी, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, जब भी हमने क्या किया, जब भी हमने इस 3 को कन्वर्ट किया, जब भी हमने इस मैग्नीट्यूड को कन्वर्ट किया, यानी यहां पे जब मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, तो आप देख सकते हो यहां पे जो हमारा यूनिट आ गया वो इससे छोटा हो गया। यानी जब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो उसके साथ जो यूनिट है वो घट जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ऐसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड 5 था, अगर हम इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 5 था, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 5000 है। तो 5 बड़ा है कि 5000 बड़ा है? 5000 बड़ा है। तो जब भी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड के बढ़ने के साथ यहाँ पे जो यूनिट हमारा होगा वो घट जाएगा। तो केजी बड़ा यूनिट है कि ग्राम बड़ा यूनिट है? केजी बड़ा यूनिट है। तो यहाँ पे केजी किस में कन्वर्ट हो गया? ग्राम में कन्वर्ट हो गया, छोटे यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो यहाँ पे यूनिट जो होगा वो घटेगा, यूनिट छोटा वाला लगेगा यहाँ पे। तो इसको हम कैसे समराइज कर सकते हैं? जब हम इंक्रीज करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट को, जब हम इंक्रीज करते हैं मैग्नीट्यूड को, हमारा जो दूसरा पार्ट होता है इस क्वांटिटी का, जो कि ओब्वियसली यूनिट होता है, वो क्या हो जाता है? वो डिक्रीज हो जाता है। तो इनवर्स रिलेशन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे पता है, क्वांटिटी चूंकि कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, Q इज इक्वल टू NU, वो किसके बराबर आएगा? वो एक कांस्टेंट K के बराबर आएगा, क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट से हमारी टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। तो इस क्वांटिटी को हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। लेकिन हमने देखा, जब हमारा n जो है वो बढ़ जाता है तो u क्या हो जाता है? u घट जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू k बाई यू, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी जब मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो यूनिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, या जब मैग्नीट्यूड घट जाएगा यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट बढ़ जाएगा। आई होप आपने ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा कि नीड ऑफ मेजरमेंट क्या होता है और प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।